कोई भी नीच का ग्रह यदि वक्री हो जाए तो इसका अर्थ ये है उसने महसूस किया मुझसे गलती हुई, उसने कहा सॉरी, वो अब आगे बढ़ना चाह रहा है। अगर शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाए तो क्या पेंडिंग कर्मा होगा या क्या सिग्निफिकेंस है उसका? अगर शुक्र शुभ प्रभावों से वक्री हो रहा है तो इसका पहला अर्थ तो अपनी पत्नी है। जो पत्नी के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं चल रहे थे, अब वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। कि अब किसी का वृश्चिक लगन हो और चंद्रमा नवम भाव का स्वामी है और वो लगन में आ गया तो चंद्रमा तो नीच का हुआ, अब वो भाग्य का स्वामी लगन में आया लेकिन वहां मंगल भी है तो नीच भंग हो गया। अब ये व्यक्ति अपने पराक्रम से बहुत ऊंचाइयों पे चला जाएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। क्या आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह रेट्रोग्रेड यानी वक्री है? क्या सिग्निफिकेंस होता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का? इन्हें पास्ट लाइफ से भी एसोसिएट किया गया है कि कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा तो है आपका कि आपको इस लाइफ में कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड मिला है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने इन्हीं मिथ्स को ब्रेक किया है। उनका मानना है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आपको बहुत कुछ अच्छा भी देते हैं। तो आज के पॉडकास्ट के बाद आपका ये फियर तो हट जाएगा कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल्स देगा। तो आज हमने हर रेट्रोग्रेड प्लैनेट को डिटेल में डिस्कस किया है, चाहे वो जुपिटर हो, मर्क्यूरी हो, और साथ ही साथ हमने कुछ रेमेडीज को भी डिस्कस किया है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर आचार्य अनिल वत्स जी। गुरुजी, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। नमस्कार। और आज हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की बात करने वाले हैं, वक्री ग्रह। बहुत से लोगों की कुंडली में बहुत से ग्रह वक्री मिलते हैं और लोग ये सोचते हैं कि उनका कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा है, कि वो प्लैनेट की मूवमेंट बैकवर्ड हो गई है। तो आपके लेंस के अकॉर्डिंग वक्री ग्रह का क्या सिग्निफिकेंस है? क्यों किसी इंसान को कुंडली में एक पर्टिकुलर प्लैनेट्स या सेट ऑफ पर्टिकुलर प्लैनेट्स वक्री मिलते हैं? कैसे वो उस इंसान की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, पहले तो हम ये जानेंगे। फिर हम हर प्लैनेट को एज अ वक्री प्लैनेट, चाहे जुपिटर वक्री हो, मर्क्यूरी वक्री हो किसी कुंडली में, तो उनको हम जानेंगे। सबसे पहले तो मैं स्पीकिंग ट्री के समस्त दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। और आप रंगोली शर्मा जी, आपने बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछा है। थैंक यू सर। वक्री ग्रह, ऐसा लगता है अगर वक्र शब्द को देखो तो उसका मतलब होता है टेढ़ा। वक्र, मुंह टेढ़ा हो गया जैसे। और ज्योतिष की भाषा में अगर हम वक्री ग्रह को समझें तो हम इसका शायद ये अर्थ समझते हैं कि ग्रह जो है वापस आ रहा है, पीछे जा रहा है जी। तो पहली बात तो ग्रह पीछे जाता ही नहीं है। समस्त ब्रह्मांड में प्रलय आ जाएगी कोई ग्रह अगर उल्टा चल पड़ा तो। सब गति में ही चल रहे हैं, पीछे कोई नहीं चलता। जो चाल तय हो गई ग्रेविटेशन की जिस प्लैनेट की, वो अपनी चाल में चल रहा है। हाँ, ये तो होता है कि जो उसकी चाल है, कभी हमें लगता है अपनी चाल से थोड़ा मध्यम हो गया है, चल आगे ही रहा है। पहले वो 60 की स्पीड से मान लो चल रहा था, तो अब वो भाई साहब 55 की स्पीड से चल तो आगे ही रहे। अच्छा, अब वो 70 की स्पीड में हो गए हैं। अब इसको परिभाषित किया जाता है अलग अलग। वे मंद गति के ग्रह हो गए, अतिचारी हो गए, अपनी स्पीड से और भी तेज हो गए, जैसे आजकल गुरु अतिचारी चल रहे हैं जी। तो फिर वक्री क्या होता है? वक्री ऐसा समझे, आपने अनुभव किया होगा, कभी आपने ट्रेन में सफर किया होगा तो आपने देखा कि आपकी ट्रेन चल रही है, बराबर में एक और ट्रेन आई और वो इतनी तेजी से आगे निकल गई कि आपको लगा आपकी ट्रेन पीछे जा रही है। हाँ, बिल्कुल। ये भ्रम होता, पर ट्रेन तो आपके पीछे नहीं चल रही, ट्रेन तो आपकी भी चली रही है। ये जो भ्रम हुआ, इसको वक्री ग्रह कहते हैं। तो मतलब कुंडली में ग्रह का वक्री होना भी कहीं ना कहीं एक भ्रम है। ग्रह का वो भ्रम नहीं है, वो भ्रम हमें हो रहा है। हाँ। ग्रह तो ठीक चल रहे हैं जी, हमें भ्रम हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये चीज क्लियर हो गई जी। इसको अब आकाश के मंडल में देख लेते हैं। जब भी कोई ग्रह पृथ्वी के पास होता है या सूर्य के पास जो होता है, अच्छा पहले एक क्रम देख लें। सूर्य के बाहर के 3 ग्रह हैं जो ज्योतिष शास्त्र में लिए जाते हैं। सूर्य के बाहर है मंगल,
मंगल के बाद है बृहस्पति और बृहस्पति के बाद है शनि। शनि सबसे दूर है। तो सूर्य से पास में कौन है? मंगल। तो मंगल की गति तेज है भाई साहब की, और उससे दूर है जुपिटर, ये थोड़े और दूर, और शनि सबसे दूर है। इसलिए शनि को और मंगल में क्या फर्क हो गया? मंगल को जहां 1 महीना लगता है, बृहस्पति को जहां 1 साल लगता है 12 राशियों को पार करने में, शनि को पूरे के पूरे एक राशि को पार करने में 2.5 साल लगते हैं, और 12 ज़ोडिएक साइन को क्रॉस करने में शनि को 30 साल लगते हैं। अब सूर्य के जो भीतर के प्लैनेट है, उसके भीतर शुक्र है, शुक्र के बाद बुध है, बुध के बाद चंद्रमा है, और चंद्रमा के चारों तरफ राहु केतु है। ये तो स्थिति हुई। अब जो भी ग्रह सूर्य के पास होता है उसकी गति तेज होती है, जो भी ग्रह सूर्य से दूर होता है उसकी गति कम नहीं होती, हमें दिखती कम है। आपकी निगाहों के जो नजदीक आता है उसे आप देखते हैं बहुत क्लियर, विजन में साफ दिखता है। थोड़ा सा भी अटेम्प्ट होता है तो हमें साफ साफ दिखता है, लेकिन जब दूर चला जाता है तो हमें वो थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। फिर हमें भ्रम होता है, पता नहीं रुक गया है कि चल रहा है, ठीक से महसूस नहीं हो रहा, पर वो हमें हो रहा है। तो वक्री ग्रह पीछे नहीं चलते, आगे ही चल रहे होते हैं। हमें भ्रम होता है क्योंकि वो हमसे दूर चले गए हैं, तो हमें लगता है ये वक्री है। पहली बात तो ये चीज क्लियर हो गई। फिर भी वक्री कहा जाता है ना ज्योतिष में, तो इसका क्या अर्थ होता है? इसको ज्योतिषीय तरीके से हम इसे कैसे देखेंगे? ऐसा समझिए आपके घर में कोई मेहमान आए, उन्होंने आपसे बातचीत करी, आपका बड़ा अच्छा लगा, आपके वो दोस्त हैं, प्रिय लगे, वो बोले अच्छा मैं चल रहा हूं, तो आपका मन करता है नहीं नहीं थोड़ी देर और बैठो ना, थोड़ा और बैठो। आप उन्हें रोकना चाहते हैं, वो कहते नहीं मुझे प्लीज जाना, और वो निकल गए। और थोड़ी देर बाद पलट के वो फिर आ गए, अरे हाँ मैं मेरा फोन तो यहीं रखा रह गया था। आपको अच्छा लगता है उनका आना। अब एक पुलिस वाला आगे बैठ जाए, तो आपकी कंप्लेंट आई है जी, एक तो आते ही बुरा लग रहा है, ये पता नहीं क्या पूछेंगे। फिर वो जाने लगे तो बड़ा अच्छा लगता है, शुक्र है ये गया। अब वो लौट के अगर आ जाए, अरे हाँ एक बात तो पूछ नहीं रहेगी, फिर हमें भय होता है। यही वक्री ग्रहों का हाल है। अब अगर राहु शनि मंगल जैसे ग्रह जब वक्र स्थिति में होते हैं, तो जब क्रूर प्लैनेट वक्री होते हैं तो हमें भय होता है, डर लगता है जी। उनके स्वभाव के अनुसार हम पे प्रभाव आता है। और जब शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है, वो हमें अच्छा देते हैं। रियली ये अच्छे लोग तो अच्छा ही देंगे ना। ये तो आज आपने एक बहुत बड़ा मिथ ब्रेक किया है। लोगों को लगता है कि अगर शुभ ग्रह वक्री हैं तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। नहीं, इसी में एक योग बनता है, उससे कहते हैं शुभ कर्तरी दोष और पाप कर्तरी दोष। ये इसी में आएगा क्वेश्चन, क्योंकि वक्री ग्रह को हम तभी समझेंगे। अब जैसे ये पाप कर्तरी क्या होता है, ये आपने पूछा नहीं है मुझसे, आप पूछो तो बताऊं, क्योंकि आपके प्रश्न से संबंधित है ये। बताइए ऑब्वियसली। पाप कर्तरी क्या होता है? हाँ। अक्सर हम ये समझते हैं कि यदि किसी की कुंडली में सपोज लगन आपका मिथुन लगन है, बुध लगन में ही है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन भाई साहब के 2nd हाउस में राहु है और 12वें हाउस में मंगल है, 2 पाप ग्रहों के बीच में है। कहते हैं ना, इधर गब्बर सिंह इधर वीरप्पन, बीच में आप, तो भय लग रहा है, इधर देखे तो भय, इधर लगे भय। ये जो भय है ये पाप कर्तरी दोष है। अब इन भाई साहब की दशा आ गई तो ये मुझे तंग करेंगे, और ये पड़ोसी वाले भाई साहब की दशा आ गई मंगल की तो मुझे भय होगा। ये पाप कर्तरी दोष हुआ। अब इसका उल्टा लीजिए, आपके लगन में बुध है, दूसरे भाव में जुपिटर है और 12वें भाव में चंद्रमा है। अरे वे दोनों शुभ हैं। इधर देखे तो गुरुदेव, इधर देखे तो चंद्रमा माँ, तो बड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है भाई जी। पिक्चर हॉल देखने गए, इधर गुंडा बैठा है, इधर मवाली बैठा है, तो आप सीट छोड़ देते हैं, अरे ये हटे। पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी समझ गए आप क्या होता है? लेकिन पाप कर्तरी कब होता है? जब 2nd हाउस का लॉर्ड वक्री हो। वक्री का अर्थ कमिंग टुवर्ड्स दी लगना,
वो आगे नहीं जा रहा, वो पीछे आ रहा है। दूसरे भाव में अगर राहु होगा तो वो उल्टा चलता है, वो लगन की ओर आ रहा है। आप बना पाप कर्तरी, होने से नहीं होगा, अगर वो वक्री है तो होगा। और अगर 12वें भाव का स्वामी मार्गी हो, गोइंग टुवर्ड्स दी लगना, अब बना पाप कर्तरी। पाप कर्तरी की गूढ़ व्याख्या की है मैंने आपके सामने। वक्री ग्रह वो लगन की तरफ आता है, और मार्गी ग्रह जो 12वें घर में है वो गोइंग टुवर्ड्स दी लगना। ये भी मुझे पिंच कर रहा है, ये भी पिंच कर रहा है, ये भी मुझे कुछ कह रहा है, तो मैं ज्यादा प्रभावित होऊंगा। तो पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी को आपने समझा। तो वक्री ग्रह वो ग्रह है जो मेरा मित्र ना हो तो मुझे दुख देता है, मैं परेशान होता हूं, फिजिकली भी और मेंटली भी। अब इसमें हर ग्रह के अलग अलग प्रभाव हैं, वो एक अलग विषय है। जी बिल्कुल, वो अगर आप पूछेंगे तो बताऊंगा। अब हम उन्हीं अलग अलग ग्रहों को जानते हैं। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि राहु और केतु तो हमेशा हर किसी कुंडली में वक्री ही दिखते हैं जी। ऐसा क्यों गुरुजी? कभी कभी ये भी मार्गी होते हैं, ये हमेशा ही वक्री नहीं होते हैं। अब लोगों को बहुत कम पता होगा कि राहु केतु हमेशा ही वक्री नहीं होते। इसे यूं कहें, हमेशा तो वक्री होते हैं, कभी कभी ये मार्गी भी हो जाते हैं। वास्तव में राहु और केतु का जो, राहु चंद्रमा ऐसे समझें कि ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी अपने मैग्नेटिक जो उसकी चाल है उस पर चल रही है। चंद्रमा तो एक गति तो पृथ्वी की है ऐसे वाली, लेकिन वो सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक तो चारों तरफ सूर्य की घूम रही है, एक वो अपनी गति से भी घूम रही है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। तो जिस पृथ्वी की मैग्नेटिक वे को चंद्रमा का मैग्नेटिक वे वो जहां काटता है, तो नॉर्थ नोड पे जहां कटाव होता है उसको राहु कहते हैं, और जो साउथ को नोड पे कटाव होता है उसे हम केतु कहते हैं। तो वास्तव में ये नॉर्थ और साउथ की तरफ पृथ्वी और चंद्रमा की गति के कटे हुए बिंदुओं का जो पॉइंट है उसी को राहु केतु कहते हैं। वास्तव में ना तो ये राहु है ना ये केतु है, और इसलिए इनके फिजिकली ग्रह भी नहीं है ये, पर पृथ्वी की गति के कारण ये चलते ही ऐसे हैं, इसलिए इनकी गति हमेशा वक्री होती है। लेकिन इनका प्रभाव तो आता है, यानी पृथ्वी की गति और चंद्रमा की गति के कटाव बिंदु से जो मेलेफिक प्रदूषण, जो रेडिएशन फैलता है अर्थ के जिस भी हिस्से पे जाएगा, अर्थ क्या फिर तो और ग्रहों पे भी जाता है, पर हम पृथ्वी पे रहते हैं इसलिए हम अपना देखते हैं। तो ये जब पृथ्वी के ऊपर आता है तो लगन कुंडली में कौन से भाव पर आ रहा है, तो वहां ये प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि ये वक्र चल रहे हैं तो ये हमारे पिछले जो कर्म हैं ये उसको प्रकाशित करने की कला जानते हैं। हमारा प्रीवियस बर्थ, अब जैसे जन्म कुंडली का पंचम भाव ये आपके पिछले जन्मों को बताता है। पिछले जन्म पंचम भाव, वर्तमान जन्म लगन। नवम भाव ये अगर पिछला है, पंचम भाव अगर पिछला है तो नवम भाव अगला है। ये सारी गूढ़ प्रक्रिया, और 11वें भाव का भी बड़ा गहरा महत्व है। वो नवम का पराक्रम है, वो नवम भाव का ताकत का भाव है, थर्ड हाउस है, नवम का थर्ड है वो जी। तो ये सारी चीजें, वक्री चीजें आपके पिछली कर्मों को प्रकाशित करते हैं। अब इसमें कर्म फल आ जाएगा, अब इसमें भाग्य आ जाएगा, अब इसमें डेस्टिनी आ जाएगी, अब इसमें कर्म आएगा, अब इसमें कर्म फल आएगा, अब इसमें भाग्य भी आएगा, और वर्तमान में हम जो कर्म कर रहे हैं क्रियमाण वो भी आ जाएगा। अब अलग अलग ग्रहों के अलग अलग प्रभाव आएंगे। मान लीजिए अब सूर्य है और चंद्रमा, ये भाई साहब वक्री नहीं होते, इनकी गतियां सीधी होती हैं। अब मान लीजिए जुपिटर वक्री है, आपकी लगन कुंडली में जुपिटर है पर वो वक्री है, तो जुपिटर क्या देता है? जुपिटर की दो राशियां हैं, एक धनु और एक मीन। अगर धनु राशि के लगन में है तो वो अग्नि तत्व है, तो वो बता रहा है कि आप आग्नेय रहे थे पिछले जन्मों में। अग्नि का अर्थ ये भी है यज्ञ कर्मा भी हो सकते हैं, क्योंकि
ब्राह्मण यज्ञ करता है, और अग्नि का अर्थ ये भी है कि आप क्षत्रिय रहे हो, आदमी तेज बहुत रहा हो, और गुरु का अर्थ ये होता है ज्ञान, प्रचारक रहे हो, प्रीचर रहे हो, मोटिवेटर स्पीकर रहे हो, लॉ मिनिस्टर रहे हो, कानून के ज्ञाता रहे हो, और जो हमारे संस्कार हैं, संस्कारों को देने वाले एक योग शिक्षक रहे हो, आपके गुरु रहे हो जिन्होंने आपको दीक्षा दी है, या जिनसे भी आपने ज्ञान लिया ये वो रहे हो, तो बहुत व्यापक अर्थ है इस गुरु के। आश्रम हो सकता है, अच्छा आपका हॉस्पिटल हो सकता है, आपका स्कूल हो सकता है, तो पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं इन चीजों से संबंध आ रहा है। और अगर वो मीन राशि के हैं तो जल तत्व प्रधान है। अब जल तत्व का अर्थ ये हो गया नदी के किनारे कोई आश्रम रहा होगा, वाओ, वहां कोई गुरुकुल रहा होगा, वहां गौएं होंगी, वहां ज्ञान का प्रवाह हो रहा होगा, वहां यज्ञ हो रहे होंगे, वहां सत्संग हो रहे होंगे, वहां भागवत हो रहा होगा, वहां गीता के प्रवचन हो रहे होंगे, वहां उपनिषदों की व्याख्या हो रही होगी। तो पिछले अतीत से आपके संबंध ये जुड़े जा सकते हैं। जुपिटर आपको ये कह देता है। और अगर गुरुजी हम मार्स की बात करते हैं, अगर मंगल वक्री हो, करिश का प्लैनेट है। बहुत अच्छी बात करी रंगोली, तुम भी बहुत छांट के पूछती हो। अब मंगल की राशि तो देखिए मेष है, अग्नि तत्व है, ये योद्धा है, ये तार्किक है, ये पुलिस में रहा होगा, ये मिलिट्री में रहा होगा, ये गार्ड भी हो सकता है, रक्षक भी हो सकता है। ये मंगल साहस का भी प्रतीक है, ये खिलाड़ी रहा होगा, ये तेंदुलकर हो सकते हैं, ये कांबली हो सकते हैं, ये स्पोर्ट्समैन किसी भी दशा दिशा के हो सकते हैं, तैराक हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, पर साहसी होंगे, निर्णय लेने की क्षमता होगी। छोटे भाई भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के भी एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो मंगल जो है सेनापति है, ये आपके प्रोटेक्टर भी हो सकते हैं। तो अगर वृश्चिक राशि में हो तो जल तत्व प्रधान आ जाएगा। ऐसे आदमी जो होते हैं ट्रैकर होते हैं, ऐसे आदमी पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, नदी में छलांग मार देंगे, नाव में बैठेंगे, वो तो दुस्साहसी होते हैं, हेलीकॉप्टर से छलांग मार देंगे, जहाज से छलांग मार देंगे। वो कहते हैं देखो हम कुछ करके दिखाते हैं। मंगल के प्रभाव वक्री होने के ये मिलते हैं। अब अगर बुध के हो तो देखिए बुध मिथुन और कन्या, मिथुन में अगर होगा तो वायु तत्व प्रधान होगा, तो जर्नलिस्ट हो जाएंगे, तो मीडिया में आ जाएंगे, वाक्पटु हो जाएंगे, क्योंकि इनके दूसरे भाव में चंद्रमा है, इनके वाणी स्थान में चंद्रमा है, तो सुंदर होंगे और भावुक भी होंगे, लेकिन दिमाग से निर्णय लेंगे जब निर्णय लेना होगा। राइटर होंगे, एस्ट्रोलॉजर होंगे, बौद्धिक प्रतिभाएं होंगी, बैंकिंग डिवीजन में होंगे, पिछले जन्मों को ये कर्म जागृत हो जाएंगे इनके। वार्ता प्रिय होंगे, दो आदमियों के बीच में मध्यस्थता कर देंगे, तो कमाल है, गणितज्ञ हो जाएंगे। और अगर कन्या राशि में हुए, कन्या राशि में ये पृथ्वी तत्व है, वो वायु तत्व था, ये पृथ्वी तत्व है, तो दोनों में अंतर क्या होगा? अब ये पृथ्वी तत्व वाले जो होंगे इनके सेकंड हाउस के अंदर क्या होगा? तुला राशि होगी, जिसका कन्या लगन होगा उसके सेकंड हाउस तो अब रूप के, ऐश्वर्य के, सौंदर्य बोध के एक्सपर्ट हो जाएंगे, राइटिंग वगैरह करने में भी एक्सपर्ट होंगे, वार्ता के भी प्रिय होंगे, शुक्र के गुण विशेष आ जाएंगे। पिछले भाव में सिंह राशि है तो थोड़े क्रोधी भी, स्वाभिमानी भी बहुत होंगे, गलत चीज बर्दाश्त नहीं होगी, तो पिछले ये वाले गुण प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। कन्या राशि वाले जातकों का पेट ज्यादा खराब रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है। बुध वक्री हो कन्या का तो ये प्रभाव आने लगते हैं। अब कन्या है तो स्त्रियों के प्रति उनके संबंध कैसे रहेंगे? कन्या राशि है, ये ध्यान रखें, शुक्र से ही नहीं देखते, कन्या से भी देखते हैं। इनको चाहिए जब कभी नवरात्रि हो तो कन्याओं का पूजन करें, तो इनको समृद्धि मिलेगी और ऐश्वर्य मिलेगा। इसी से जब हमने कर्मों की बात की तो गुरुजी जब कर्म की बात की जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सैटर्न की बात ना करें। क्या बात? तो अगर सैटर्न वक्री हैं किसी की भी कुंडली में तो क्या सिग्निफिकेंस होगा? देखिए शनि की दो राशियां हैं, एक मकर और एक कुंभ। अब मकर राशि में क्या फर्क है? ये पृथ्वी तत्व प्रधान है, तो ये लोग प्रॉपर्टी, कोयला,
अब जो खानों की बात है, अब खानों के मजदूर भी हो सकते हैं, खानों से हीरे निकालने वाले भी हो सकते हैं, जेम एक्सपर्ट हो सकते हैं, स्टोन वगैरह के क्रशर के काम के एक्सपर्ट हो सकते हैं, श्रमिक हो सकते हैं, फिजिकल मेहनत करने वाले हो सकते हैं, आम व्यक्ति हो सकते हैं जो मेहनत मजदूरी कर सकते हैं। वायु तत्व में हो, अब ये एयर में आ गए, अब ये इंजीनियर हो सकते हैं, अब इनका एयर तत्व बलवान हो गया, एयर तत्व में तो पंख लग गए। अब ऐसे लोग बौद्धिक प्राणी होते हैं, जीनियस होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। क्यों? क्योंकि 11वें के बाद जो अगली राशि 12वीं वो देवगुरु बृहस्पति की है। टीचर होंगे, एक्सपर्ट होंगे, वकील होंगे। देखिए कितना फर्क होता है। नेक्स्ट हाउस परिभाषित कर देता है। तो टॉकेटिव होंगे, चूंकि दूसरे हाउस में मीन राशि है, फ्रेंडली होंगे। और अगर दूसरे हाउस में धनु राशि हो तो वो वकील होंगे जो तर्क से दूसरे को काट देंगे। धनु राशि आग नहीं हो जाएगी। तो शनि के लोग जो होंगे विनम्र भी होते हैं, खोने को इनके पास कुछ नहीं होता, सीधे होते हैं, सरल होते हैं, मेहनती होते हैं। ये शनि के वक्रत्व होने के गुण प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे। और बहुत से प्रभाव हैं इनके हमारे शरीर में। अब जैसे शनि के नेगेटिव वक्री हो जाए, हमें नसों के प्रभाव आ जाएंगे, शरीर में बीमारियां। अभी मैंने वो टॉपिक नहीं छुआ। हमारे शरीर में जो नसें हैं वो वीक हो जाती है, मसल्स पावर डाउन हो जाती है। मंगल नीच का हो, मसल्स वीक हो जाते हैं जी। शनि नीच का हो, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। देखिए प्रभाव। और कहीं मंगल नीच का हो तो आपके मसल्स पावर वीक हो जाती है, भाइयों से नहीं बनती जी। परेशानी होने लगती है। ओके। अलग अलग ग्रहों के बड़े अलग अलग प्रभाव हैं। बुध खराब हो जाए, वाणी दोष हो जाता है। कई लोग तुतला के बोलते हैं, हकला के बोलते हैं। और त्वचा के जो रोग होते हैं वो बुध के खराब होने से होते हैं। बुध पे राहु मंगल का प्रभाव हो तो त्वचा के विकार होते हैं। क्योंकि वही गुरुजी ना कि हर एक प्लैनेट बहुत सारे हमारी लाइफ के एरियाज को रूल करता है, हमारी पर्सनालिटी के बहुत सारे एरियाज को रूल करता है। तो एकदम सही बात है। इसी से अब हम प्रेम के कारक शुक्र ग्रह की बात करते हैं। अगर शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाए तो क्या पेंडिंग कर्मा होगा या क्या सिग्निफिकेंस है उसका? देखिए वक्री होने से हमें ये देखना होगा सबसे पहले शुक्र को, जैसे अभी आपने कहा, तो शुक्र वास्तव में एक युवा स्त्री का प्रतीक है। चंद्रमा तो मां का प्रतीक है। अब शुक्र से अगर वो रेट्रोग्रेड हो रहा है तो पिछले कर्मास को, जिसमें हमारी कोई प्रेमिका रही हो, कोई महिला मित्र रही हो, ये उसकी भी बात कर सकता है। अब इतने से ही बात नहीं होगी, अभी शुक्र पे राहु का भी प्रभाव आ जाए तो जो हमारा छिपा हुआ प्रेम प्रसंग है ये उसे भी उजागर कर सकता है। बहुत प्रभाव हैं ग्रहों के, तो जितने प्रभाव उतने ही फिर रिएक्शंस अलग अलग आने लगते हैं। अब शुक्र पत्नी का कारक है। अब शुक्र अगर वक्री हो रहा है तो इसके सीधे सीधे अर्थ ये हैं कि अगर शुक्र शुभ प्रभावों से वक्री हो रहा है तो इसका पहला अर्थ तो अपनी पत्नी है। जो पत्नी के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं चल रहे थे, अब वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। इफ वीनस इज हैविंग ए बेनिफिशियल एस्पेक्ट तो ये संबंध ठीक होने शुरू हो गए। तलाक की स्थितियां चल रही थी, शुक्र वक्री हो गए, उस पर शुभ प्रभाव आ गए, तो तलाक लेने वाली जो पत्नी है वो सोचने लगी यार कुछ जरूर से ज्यादा ही हो गया है, चलो एक बार फिर से। अब तलाक लेने के बाद भी कई वो लड़के लड़कियां आपस में फिर मिल जाते हैं कि हमने शायद जल्दबाजी कर दी है। शुभ प्रभाव हो तो ये पुनर्मिलन भी हो जाता है। लेकिन अगर इस वक्री शुक्र के ऊपर पाप प्रभाव हो तो अलग होने के बाद भी अंदर से मन करता है, पर ईगो के कारण वो मिल नहीं पाते। और कभी कभी तो संतान के कारण भी मिलते हैं। यार बच्चे को तो माँ बाप दोनों चाहिए ना। चलो मेरी तुम्हारी नहीं बन रही तो ना बने, पर बेटी जब किसी को कहे मेरे पापा कौन है, मेरी मम्मा कौन है, तो बेटी फक्र के साथ कहे मेरे पापा बैंक में मैनेजर हैं, और मेरी जो पापा बैंक में हैं, और मेरी जो वाइफ, मेरी जो माँ है वो किसी और स्कूल में प्रोफेसर है। उसे लगे तो उसके कारण भी आप मिल सकते हैं। वो तब होगा अगर इस वक्री शुक्र के ऊपर शुभ प्रभाव हो। अच्छा, अभी तो मैंने स्वराशियां बताई हैं, नीच की राशि और उच्च की राशि में क्या प्रभाव होता है जी? वो एक बड़ा अलग क्वेश्चन है। अगर नीच की राशि में कोई ग्रह वक्री हो रहा है तो ये उच्च के फल देता है। Really? देखिए ये है
दिस इज द मास्टर की व्हाट आई एम गिविंग टू यू, जो अक्सर मेरे लेक्चर्स में मैं दिया करता हूं। कोई भी नीच का ग्रह यदि वक्री हो जाए तो इसका अर्थ ये है उसने महसूस किया मुझसे गलती हुई, उसने कहा सॉरी, वो अब आगे बढ़ना चाह रहा है। अगर आपकी जन्म पत्री में एक ग्रह नीच का है लेकिन D9 में, देखिए कैसे चेंज होते हैं। पहले तो राशि कुंडली में देख लीजिए, नीच का ग्रह वक्री हो उच्च के फल देने लग जाएगा। नीच के ग्रह का स्वामी जिस राशि में हो, अगर उसका स्वामी केंद्र में आ जाए, उस राशि से केंद्र में हो या लगन से केंद्र में हो 1 4 7 10 में, तो इसे नीच भंग कहते हैं। उसका नीच भंग हो गया। और ऐसे ही नीच का ग्रह वक्री हो जाए तो उच्च के फल देता है। और इसका उल्टा भी है, उच्च का ग्रह अगर वक्री हो जाए, ग्रह तो उच्च के थे पर वो वक्री हो गए, वो नीच के फल देने लगते हैं। मतलब उच्च का ग्रह अगर वक्री हो जाए तो वो नीच के फल देगा, वो नीच का फल देगा। और अगर नीच का ग्रह वक्री हो जाए तो वो उच्च के फल देगा। वाह। अगर आपका जुपिटर उच्च का है लेकिन वो वक्री है, इसका मतलब पूर्व जन्मों में आपने हाइट्स ली थी, लेकिन अब आपको इतना अभिमान हो गया, इतना क्रोध आने लगा, आप हर किसी की बेइज्जती कर देते हैं, आप किसी को समझते ही नहीं। तो उच्च के थे लेकिन जनता में धीरे धीरे यार ये बहुत बहुत अहंकारी है, हर किसी की इंसल्ट कर देता है, बेकार है ये आदमी। या पता चले ये तो चरित्रहीन निकला, अपने फन का तो माहिर था लेकिन इसमें ये दोष भी हैं, हम उससे घृणा करने लगते हैं। उच्च का ग्रह जब वक्री होता है तो इस प्रकार के दुष्प्रभाव आते हैं। बड़े बड़े लोग जेलों में पड़े हुए हैं, एक स्त्री के कारण पड़ गए, भाई प्रॉपर्टी के कारण मार दिया। अब आजकल तो आप देख रहे हैं स्त्रियां पुरुषों को मार रही हैं अपने प्रेमी के कारण। अब वो नीला ड्रम छत पे रखा, अब ये भय पैदा हो रहा है, नीला ड्रम ही मशहूर हो गया, कितनी चीजें हो गई। नीच का ग्रह वक्री हो तो तुम्हें सुधारता है, तुम नीचे की सीढ़ी से ऊपर चल रहे हो जी। तुम्हारा ऊर्ध्वाकर्षण हो रहा है, तुम नीचे से ऊपर जा रहे हो। यानी थे आप साधारण मानव, संत का प्रवचन सुना, आपका परिवर्तन हुआ, आप अच्छे मनुष्य बने, फिर आपने वो गुणों को अपने अंदर धारण किया, अब आप संत हो गए। अब आपने प्रवचन देने शुरू हुए तो आप और भी संत से ऊपर के लेवल में आ गए, लोग आपको पूजने लगे कि ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। ये नीच का ग्रह वक्री हो तो ये प्रभाव है, और उच्च का ग्रह वक्री हो डाउनफॉल है, आप नीचे गिरते जा रहे हैं। थे तो गुणी पर गिरते जा रहे हैं। तो गुरुजी अब हमने सिग्निफिकेंस तो डिस्कस की कि अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट है तो क्या मतलब है, और आपने बहुत ही मिथ ब्रेकिंग तरीके से उसे समझाया, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड बैठा है मेरी कुंडली में तो मैं कुछ बहुत ही हैवी कर्मा लेकर आया हूँ या आई हूँ। तो इसी से अब हम कुछ रेमेडीज पर भी जाना चाहेंगे। अगर हर प्लैनेट वक्री है तो उसकी कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज भी होंगी जो हम सब हमारी एवरीडे लाइफ में कर सकते हैं। तो हम गुरु से ही स्टार्ट करते हैं। तो अगर गुरु किसी का रेट्रोग्रेड है तो क्या जनरल रेमेडीज हम कर सकते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। इसको दो भागों में समझें आप कि क्या गुरु उच्च का होके वक्री है या नीच का होके वक्री है। अगर नीच का होके वक्री है तो ये अवसर है आपको धीरे धीरे ऊपर जाने का। आप अपने में सुधार लाइए, अच्छे लोगों की संगति में बैठिए और अपने कर्मों को ठीक करिए और अपने एक्शन को प्रॉपर करिए। राइट चॉइस हो, आपके पास सोच बिल्कुल पॉजिटिव हो, आपके पास सोच को पूरी करने के लिए नॉलेज एक्यूरेट होनी चाहिए और एक्शन भी टू द पॉइंट होना चाहिए, तब आपका नीच का ग्रह उच्च का फल देने लग जाएगा। Okay. अब इसका उल्टा ले लीजिए, उच्च का ग्रह वक्री है तो आप थे तो ऊपर, आप घमंड मत करिए, किसी की इंसल्ट मत करिए, किसी को भी आप अपने निजी स्वार्थों के कारण नुकसान मत पहुंचाइए, झूठी गवाही मत दीजिए, अपने अहंकार के सामने दूसरे का अपयश मत फैलाइए, तो आप ऊंचाई से नीचे की ओर आएंगे। पहले तो ये इतना उच्च का नीच का आपने समझ लिया, और अपने कर्म को ठीक करना है। Okay. अगर जुपिटर मेरा उच्च का नीच का हो रहा है तो मुझे किसी का अपमान नहीं करना, निंदा चुगली नहीं करनी, माता पिता का अपमान नहीं करना, गुरुओं का अपमान नहीं करना। बेशक उनमें कमियां देखो, आप ठेकेदार नहीं हैं, वो खुद करेंगे अपने कर्मों को ठीक। आप अपने पाप ग्रह मत अपने बढ़ाइए। याद रखिए, जब आप किसी की निंदा और चुगली करते हैं तो आप अपनी जन्मपत्री का 6ठा 8वां 12वां भाव एक्टिवेट करते हैं। ध्यान से सुनो मैंने फिर क्या कहा। जब आप किसी की निंदा चुगली करते हैं, किसी के चरित्र का हनन करते हैं,
तो कहीं आप भी अपने छठे भाव को एक्टिवेट तो नहीं कर रहे, क्योंकि आपका छठा भाव एक्टिवेट होता है तो वही रोग, ऋण, रिपु आपको भी मिलेंगे। कल वो आपसे कहेगा तूने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, वो डाल देगा आपके ऊपर अवमानना का, सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट के अंदर केस डाल देगा। और इसका उल्टा भी हो सकता है, आप किसी के अंदर अवगुण देखें लेकिन तबला अच्छा बजाता है, बांसुरी अच्छी बजाता है, आपने देखा है तो कलाकार है, तो सिद्ध है, बेशक शराब पीता है, बेशक कभी कभी गालियां बकता है, बेशक मांस मच्छी खा लेता है, बेशक उठपटांग हरकतें भी करता है, पर ये दो गुण भी अच्छे हैं। आप जब उससे मिले, आपको क्या बांसुरी बजाते हो और क्या तुम तबला बजाते हो, ये अद्भुत हो तुम। याद रखें, वो व्यक्ति कभी भी आपके लिए नीच का नहीं होगा, वो आपके सामने हमेशा बांसुरी बजाएगा या अच्छा तबला बजाएगा, क्योंकि आप उसकी पॉजिटिव क्वालिटी को सराह रहे हो। तो ये सबसे खास बात है। अगर जुपिटर यानी गुरु निंदा नहीं करनी, अगर गुरु उच्च का है उसे मेंटेन रखना है। और गुरु नीच का होने लगे तो क्या करें, आप अपने आप को संभालें, मेरे कारण दूसरे का बुरा ना हो। और एक और बात भी है इसमें, राज और भी है, अगर किसी का गुरु उच्च का है, मानो वो वक्री नहीं है, मानो वो नीच का नहीं है, तो उसे क्या करना है, क्योंकि आप एवरेस्ट पे कब तक रहोगे, हाइट्स का मतलब आप ऊंचाइयों पर हो, पर आप कब तक रहोगे, नीचे तो आओगे ना। तो नीचे आते वक्त जो लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करें, उनकी निंदा ना करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, तो आपका गुरु उच्च का रहेगा। अगर कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बनना चाह रहा है और उसके पास ज्ञान नहीं है, पूछ रहा है, तो आप उसे ज्ञान दीजिए, तो आपने अपने उच्च के गुरु को और बढ़िया किया। याद रखिए, शिक्षा जितनी बांटते हैं उतनी बढ़ती है, वही ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो गुरु को ऐसे श्रेष्ठ करें। तो गुरुजी, हमने गुरु के उच्च और नीच में वक्री होने की बात की। अब मान लीजिए यही गुरु या कोई भी प्लैनेट या तो स्वयं राशि में होकर वक्री है या अपने दुश्मन की राशि में है, तो वहां पे भी कुछ स्टोरी चेंज होगी या सेम ही रहेगा? उच्च का होकर वक्री है तो आपके लिए हानिकारक है। हाँ। नीच का होकर वक्री है तो शुभ है। हाँ। अब शत्रु राशि में ही तो नीच का होगा। अब गुरु शनि की राशि भी नीच का है और हुआ वक्री, तो इसका मतलब यह है आप बहुत थोड़े से तल से यात्रा शुरू करी और धीरे धीरे सत्संग करते हुए आप आगे बढ़ गए। बहुत से लोगों की पत्री में ग्रह नीच के हैं पर वो वक्री हैं। तो मतलब यही रूल अप्लाई होगा? बिल्कुल जी। अब स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो, उच्च का हो, अब वक्री हो रहा है तो वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। और अगर नीच का हो, पाप ग्रहों में हो, अब उसमें अगर वक्री हो रहा है तो वो बेशक निम्न परिस्थिति में है पर धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ रहा है। इसलिए नीच राशि का प्लैनेट जब वक्री होता है तो उच्च के प्रभाव देता है। बिल्कुल। इसी से हम दूसरे प्लैनेट पर आते हैं। अगर मार्स किसी का वक्री है तो उसके लिए क्या रेमेडीज होंगी? चलिए, अगर मार्स जो है मकर राशि में उच्च का होता है तो ये बलवान है, प्रतिष्ठित है, पुलिस में है, अच्छी जॉब है, इसका मान सम्मान है। अब इसका ये वक्री हो गया, अब ये कहीं दुष्प्रभाव, इसने अपनी पद प्रतिष्ठा का गलत प्रभाव किया, इसने गलत लोगों को फंसाया, किसी को ठोक दिया, किसी को पीट दिया, हिंसा कर दी, किसी को मार दिया, तो इस पे मुकदमे चलेंगे और ये डाउन होते चले जाएंगे। और अगर नीच का कोई प्लैनेट, अब मंगल मकर राशि का है, नीच का है, इसका अर्थ यह है कि चंद्रमा के में, नीच का मतलब यह हुआ कि चंद्रमा के गुण आए इसके अंदर, थे तो ये फाइटर। सर मंगल तो मकर में उच्च का होगा ना? तो उच्च का तो शनि में थे ना, तो वहां अगर ये वक्री हुए तो इनका प्रभाव नीच का होगा। अब अगर चंद्रमा के घर में, वो तो इसका मित्र है ना, और वो नीच के थे वहां, अब ये वक्री हुए तो 1 और 1 11 होंगे, अब ये उच्च के होने शुरू हो जाएंगे। नीच का ग्रह जब वक्री होता है तो उच्च के प्रभाव देता है जी। तो यहां पर चंद्रमा के गुण आएंगे। अब वो धीरे धीरे, अब चंद्रमा क्या है, प्रेम के संबंध है, मधुर संबंध है, आपस में मैत्री भाव के संबंध है, तो धीरे 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 यह आदमी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। अब चंद्रमा नीच का हो सकता है कि अब किसी का वृश्चिक लगन हो और चंद्रमा नवम भाव का स्वामी है और वो लगन में आ गया तो चंद्रमा तो नीच का हुआ। अब वही भाग्य का स्वामी लगन में आया लेकिन वहां मंगल भी है तो नीच भंग हो गया। अब ये व्यक्ति अपने पराक्रम से बहुत ऊंचाइयों पे चला जाएगा। अच्छा, अब आप रेमेडी अगर पूछें तो सबसे आसान रेमेडी, जो रिलेशन है आपके परिवार में, जैसे सूर्य पिता है, पिता का सम्मान करो, पिता का अपमान नहीं करो। पिता ने तुम्हें जीवन दिया है, तुम्हें प्राण पिता से ही मिले हैं, वाई क्रोमोसोम से ही तुम पुत्र बने हो,
तो तुम्हें अपने पिता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। बेशक उनके कारण तुम्हें कष्ट भी पहुंचाओ, तुम अपने कर्म खराब मत करो, तुम उन्हें प्रणाम करो। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं मातृ पितृ देवो भव। अपने चंद्रमा को भी श्रेष्ठ करो, अपने सूर्य को भी श्रेष्ठ करो, इनके हमेशा चरण छुओ। भगवान अवतार लेते हैं, वो माता पिता के चरण छूते हैं। अपने गुरुओं का सम्मान करो तो जुपिटर स्ट्रांग होता है। आपके रिश्ते में ही हैं सारे लोग, मंगल आपके भाई हैं। अपने भाइयों का, अनुचरों का, सहचरों का, उनका ढांढस बढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ। राम जी अपने छोटे भाइयों को आगे बढ़ाते हैं और उनके भाई राम जी को आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी वाणी पे संयम रखो, तर्क वितर्क करके किसी की आलोचना ना करो, निंदा चुगली ना करो और ठोको पीटो नहीं कि मैं देख क्या करता हूं। अपने अहंकार का, बल का प्रदर्शन ना करो। तो मंगल को ठीक करने का एक ही तरीका, शक्ति है तो विनम्र रहो। जो शक्तिवान होते हैं वही विनम्र हो तो शक्तिवान कहलाते हैं। जी, इसी से हम मरकरी की बात करते हैं। मरकरी के लिए क्या रेमेडीज होंगी? मरकरी अक्सर चुगली करते हैं, इधर की उधर, उधर की इधर। आपके सामने आपके हो गए, उनके सामने उनके हो गए। आपकी निंदा वहां कर दी, उनकी निंदा इनकी कर दी। तो मरकरी अगर खराब होते हैं तो हम अपनी वाणी दोष के कारण होते हैं, चुगली के कारण होते हैं। और जब हम चुगली करते हैं तो फिर मरकरी का दोष आता है, वाणी पर ही आता है। गले खराब होंगे, थायराइड होना शुरू हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और मरकरी परिवार में मामा जी भी हैं, मामा के रिलेशन खराब होने लगते हैं और शरीर में त्वचा के रोग हो जाते हैं, सफ़ेद रोग होते हैं। कभी कभी सफ़ेद आपने देखे होंगे, बॉडी के अंदर सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं अलग अलग, और कुष्ठ रोग हो जाता है। और मरकरी तो और बहुत सी आपकी नसों के रोग होने लगते हैं। तो इन संबंधों को हमें ठीक करना होगा। मरकरी को ठीक करने का एक ही तरीका है, हर एक के साथ सद्भाव रखें, प्रेम से भाव करें, चुगली ना करें, निंदा ना करें, तो ये मंगल से कंट्रोल होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे शुक्र का, अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार रहें। आपके सत्कर्मों से पत्नी मिली है तो पत्नी आपकी धर्म पत्नी है। याद रखिए, धर्म तो पत्नी के साथ ही जाता है, ना धर्म पिता होता है, ना धर्म पुत्र होता है, ना धर्म माता होती है, पर धर्म पत्नी होती है। क्योंकि पत्नी 3 कुलों की लाज संवारती है। किस कुल की बेटी है, किस कुल की बहू है और किन बच्चों की माँ है, उनको संस्कार देने हैं। तो 3 कुलों को तारने वाली होती है ये पत्नी। तो इसलिए इसको तारा भी कहते हैं। आपने तारा रानी की कथा सुनी होगी भगवती जागरण के अंदर। तो शुक्र का एक और भी अर्थ है, आप अपने को चरित्रवान बनाइए। याद रखिए, चरित्रहीना पुनंति न वेदा। चरित्रहीन को तो वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। तो अपनी धर्म पत्नी के प्रति निष्ठावान रहिए, उसका कभी अपमान ना करिए। हो जाए, आखिर है तो इंसान, क्षमा मांगे, भाई गलती हो गई, उसे घुमाने भी लेके जाइए। वो दिन भर एक ऐसा प्राणी घर में है जो आपसे कोई सैलरी नहीं लेता, बच्चों का खाना बनाता है, स्कूल छोड़ने जाते हैं। माँ की कितनी देखिए विविधताएं हैं। बीमार हो जाए रात भर जागती है, आपके लिए खाना बनाना, घर के सारे काम करने। वो ऐसा होम मिनिस्टर है, आपसे कुछ नहीं मांगता, बदले में आपका धर्म बनता है अपनी पत्नी को संभाल के रखिए। क्योंकि अगर आपने अपनी पत्नी का सम्मान किया तो इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता। देवता भी वहां सम्मान करते हैं। सर, इसी से कर्मों के प्लैनेट की बात करते हैं। अगर शनि रेट्रोग्रेड है तो उनके लिए जनरल रेमेडीज क्या होंगी? देखिए, शनि आपके परिवार के अंदर जो घर में काम करने वाले लोग हैं, आप उनके प्रति विनम्र रहिए। तू 2 दिन नहीं आई, तेरी तनख्वाह काट ली मैंने, ऐसा ना करिए। वो कोई बहुत ज्यादा रुपया नहीं ले रहे आपसे, वो अपना घर छोड़ के दिन रात मेहनत करते हैं। आपने कोई मकान बनाया, मजदूरों के प्रति प्रेम पूर्वक रहें। जो दिहाड़ी बनती है वो तो दीजिए, उन्हें शाम को 2 ब्रेड पकौड़े भी खिला दीजिए, चाय वगैरह पिला दीजिए। इनकी जो दुआएं लगेंगी उससे शनि की रेमेडी होगी। आप गरीब लोगों का, डिसेबल्ड पर्सन्स का थोड़ा ध्यान रखिए। आप सवेरे घूमने जाते हैं पार्क में, पक्षियों के लिए जल रख दीजिए, कुछ दाना वगैरह वहां दे दीजिए। जलचरों का ध्यान रखें, मछली इत्यादि का। थलचरों का ध्यान रखें, जो कुत्ता इत्यादि है। और जो गरीब लोग हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, उन्हें कभी खाना खिला दीजिए, कभी फ्रूट्स दे दीजिए। जो मेहनत करने वाले लोग हैं, ध्यान रखिए, वो आपके घर बनाते हैं, खुद उन बेचारों के घर नहीं होते। इन लोगों का सम्मान कीजिए एब्सोल्युटली। और ईमानदार रहिए। शनि कहते हैं
कभी झूठी गवाही ना दें न्यायालय में जाके, और अपने स्वार्थ के कारण किसी का नुकसान ना करिए। शनि की एक बहुत अच्छी परिभाषा वेद व्यास जी देते हैं। गणेश जी ने जब महाभारत लिखा, उसे जय भी कहते हैं जी, तो उन्होंने पूछा कि आपने इतने पुराण लिखाए और मुझसे इतना बड़ा महाभारत लिखाया, आप कहना क्या चाहते हैं, क्या 2 लाइनों में आप परिभाषित करेंगे? तो वेद व्यास जी कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। इन 18 पुराणों में तो व्यास के 2 ही वचन हैं। बोले क्या? बोले परोपकाराय पुण्याय, परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, और पापाय पर पीड़िनम, दूसरे को पीड़ा देने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। तो शनि देव जब आप दूसरों को पीड़ा देते हैं तो वो न्याय करते हैं, और शनिदेव न्याय करते वक्त पसीजते नहीं हैं। वो जितना बड़ा आपने अन्याय किया है उतनी ही कैटेगरी का दंड देते हैं, और भरपूर दंड देते हैं। और जो ईमानदार हैं, जो चरित्रवान हैं, जो दूसरों को साथ लेके चलते हैं, शनिदेव की उस पर अपार कृपा होती है। उनकी जन्मपत्री में शनिदेव स्वराशि के आते हैं, मूल त्रिकोण राशि कुंभ के आते हैं, उच्च के हो जाते हैं, तुला राशि में आ जाते हैं। ये आपके ग्रहों से पता चलता है आपके कर्म कैसे हैं। कोई ग्रह उच्च का है तो हमें पता चल गया, इन रिलेशन में आप टॉप के रहे, और कोई ग्रह नीच का है तो इसका अर्थ यह है कि इन रिलेशन में हम कमजोर रहे पूर्व जन्मों में। इस जन्म में हमें वही ठीक करना है। ये दरअसल ग्रह हमें गुरु की प्रति कुछ कहना चाहते हैं। मंगल नीच का है, भाई बहनों से बहुत अकड़ के रहे हो, अब प्रेम से रहो। सूर्य नीच का आया है, पिता के साथ संबंध ठीक नहीं रखे तुमने। चंद्रमा नीच का आया, माँ को प्रताड़ित करते रहे पिछले जन्मों में, अब माँ का ध्यान रखो, अब माँ की बेइज्जती ना करो। अब ध्यान दीजिएगा, जिसका चंद्रमा नीच का है उसे माँ का सुख या तो मिलता नहीं, और मिले तो उसका अपमान करता है, अपयश करता है। ये बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ, अगर चंद्रमा नीच का नीच भंग हो जाए तो वो माँ का ध्यान रखने लगता है। चंद्रमा भी मंगल साथ हो तभी, नीच भंग हो तो मिलता है। आपका गुरु नीच का हो गया तो आपने अपने गुरुओं का अपमान किया है, निंदा चुगली की है। इस जन्म में गुरु का सम्मान कीजिए, इस जन्म में ज्ञान लीजिए जिनसे, उनका सम्मान कीजिए। बुध नीच का है, वाणी दोष है, निंदा चुगली करते रहे। तो अब थिंक बिफोर यू स्पीक। अब ऐसे वचन ना बोलिए जो दूसरे को आहत हो। द्रौपदी ने यही तो कहा था, अंधे की औलाद अंधी होती है। महाभारत हो गया। याद रखें, बाण से आहत व्यक्ति तो ठीक हो जाएगा, पर शब्द बाण हृदय बींध देते हैं। बिल्कुल। इससे व्यक्ति कभी नहीं निकल पाता। न कर्ण निकल पाया, न दुर्योधन निकल पाया। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। शुक्र नीच का हो जाए, पत्नी का अपमान करते हो आप, अब दूसरी स्त्रियों में उलझे रहते हो। अपनी पत्नी का अपमान करके कहां सुख मिलेगा? पत्नी का तो सम्मान करना पड़ेगा, और अगर नहीं किया तो अब करो। वही व्यक्ति डिवोर्स देते हैं जिनका शुक्र नीच का हो जाए, पाप प्रभाव में हो जाए, पाप कर्तरी में हो जाए, D9 में पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, शुक्र के 6, 8वें, 12वें पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो हम एक भाषा में कह तो देते हैं इसे पत्नी सुख नहीं है। भाई, इसका ये मतलब है तू वहीं से आहत हो रहा है, इसको सुधार। एग्जैक्टली। इसी घर को ठीक करना है। ज्योतिष तुम्हें बताता है पूर्व जन्मों में तुमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं। इसका सुधार सिर्फ ज्योतिष ही बता सकता है कि ये ग्रह खराब है, इसको बेटा ठीक कर लो इस जन्म में। ये जन्म तुम्हें सुधार के लिए मिला है, ये जन्म तुम्हें अपने पाप कर्मों से निवृत्ति के लिए मिला है। इसको खो मत देना यूं ही बहक के। जी, हमें वही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जैसा आपने कहा कि वो प्लैनेट हमें इस तरह से मिलेगा कि हमें इस जन्म में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और लोग ब्लेम करते हैं कि मेरी तो कनेक्शन अच्छा नहीं है, वो कनेक्शन तलाक ले लेते हैं। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कर्म सही नहीं था आपका। और दूसरी तलाक लेके दूसरी लड़की से ब्याह करेंगे, फिर उससे लड़ेंगे, फिर तीसरी से लड़ेंगे। जिसकी जो ग्रह खराब है, पाप प्रभाव में है, वो एक से करे या 10 लड़कियों से शादी करे, निपती ही नहीं। बिल्कुल। इसी से गुरुजी लास्ट के 2 प्लैनेट्स राहु केतु, जैसा हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि ये मोस्टली कुंडली में आपको वक्री ही दिखेंगे, तो क्या इनके भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक रेमेडीज हैं जो हम सब कर सकते हैं? इससे एक बात तो पता चल गया कि ये इनको हमारे यहाँ ये कहा गया दूसरी जाति के हैं। हाँ। यानी दूसरे धर्मों के लोग मिलेंगे।
अब वो लोग मिलेंगे जिनकी लैंग्वेज दूसरी है, पर वहां भी तो अच्छे लोग होंगे। अब जैसे राहु केतु की बात करें तो राहु का सर काट दिया था, लेकिन राहु पे आंखें भी थी, कान भी थे, नासिका भी थी और मुख भी थी, और सोचने का दिमाग बहुत तेज था। तो ऐसे व्यक्ति कंप्यूटर के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में और स्पेस के क्षेत्र में विजर्ड, भयंकर, जबरदस्त लोग होते हैं। लेकिन इनके पास हृदय नहीं होता, ये इमोशनल नहीं होते। केतु के पास हृदय है, केतु के पास 2 बाजू है, केतु के पास पैर भी है, हृदय भी है। तो केतु वाले लोग जो हैं ये चाहते हैं भक्ति के मार्ग से परमात्मा को पालें। बिल्कुल। तो मोक्ष के लिए केतु को माना गया है। अगर 12वें घर में केतु हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव हो और मोक्ष त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, तो व्यक्ति मोक्ष की अभिलाषा करता है, ध्यान के क्षेत्र में जाता है। अब अगर ये तो होते ही वक्री हैं, अब अगर ये शुभ राशि कौन सी राशि में है उनके गुणधर्म धारण कर लेते। अब अगर राहु मान लीजिए गुरु की राशि धनु और मीन में हो तो गुरु का गुण धारण कर लेगा, बुध की राशि में हो तो बुध के गुण धारण कर लेंगे, शनि की राशि में हो तो शनि के गुण धारण कर लेंगे। हर ग्रह के अलग अलग गुण धर्म होते हैं, ये उन्हीं के गुण धर्मों को धारण करते हैं जी। राहु और केतु। केतु के पास सिर्फ मस्तिष्क के गुण नहीं है पर हृदय है जी। और वो कर्मयोगी भी है, और वो चलता फिरता तीर्थ यात्राएं भी बहुत करता है, तीर्थ यात्राओं में सत्संग करता है, वो जाता है। अभी महाकुंभ लगा था, एक से एक संतों को मिलता है, वो ध्यान मार्ग का आचार्य है। और जो राहु है वो विलक्षण प्रतिभा, जहां विज्ञान की पराकाष्ठा है वहां राहु है, और जहां ज्ञान की पराकाष्ठा है, ध्यान की पराकाष्ठा है, वहां केतु है जी। अब जैसे केतु है वो कहता है अपने को जानो। तुम शरीर धारण किए हो, यू आर हैविंग ए फिजिकल बॉडी, यू आर नॉट ए फिजिकल बॉडी, यू आर हैविंग ए माइंड, यू आर हैविंग ए हार्ट, यू आर हैविंग ए किडनी, यू आर हैविंग, बट हु इज हैविंग? हम कहेंगे मन, वो नो, यू आर नॉट ए मन, आप माइंड नहीं हो, यू आर हैविंग ए माइंड। फिर हम कहेंगे आत्मा, लेकिन उसका हमें पता नहीं है। केतु कहता है उसको जानो। केतु कहता है ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा आप अपने को जानो, मैं कौन हूं, और परमात्मा के आगे अपने आप को अर्पित करो, ध्यान के मार्ग से या भक्ति के मार्ग से। ध्यान के मार्ग से योगी पैदा होता है और भक्ति के मार्ग से भक्त पैदा होता है। बस ये है केतु का लक्षण, ये इसकी विधि है। और राहु के अंदर परमार्थ करिए, विज्ञान के क्षेत्र में एक से एक उपलब्धियां, वो भी जरूरी है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। पहले बैलगाड़ी में सफर करते थे, अब हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। अब तो जेट से शायद चांद और मंगल की ओर भी यात्रा होने वाली है। तो बाहर की भी यात्रा अद्भुत हो, लेकिन भीतर की भी यात्रा पूरी हो, बाहर का ज्ञान भी हो, संसार भी हो, राहु सार भी हो, केतु, तब व्यक्ति पूर्ण होगा। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये डिस्क्राइब किया गुरुजी। तो आज की जो मास्टर क्लास ही हो गई रेट्रोग्रेड प्लैनेट के ऊपर, आपने एक बहुत ही मिथ ब्रेकिंग पॉडकास्ट हमें दिया है। एंड आई एम श्योर कि जो भी हमारे दर्शक हैं जिनकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड था, इसके बाद उन्हें एक डीप क्लैरिटी तो डेफिनेटली मिली है। सो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद रंगोली जी, अद्भुत प्रश्न पूछने के लिए। थैंक यू, माय प्लेजर। और मैं तो कहूँगा जिन बच्चों ने कुछ पूछना हो, जिनके मन में कुछ जिज्ञासा हो, वो हमसे पूछें, और अगर संभव हुआ तो अगले पॉडकास्ट में हम उन प्रश्नों को भी ले सकते हैं और आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो जैसा गुरुजी ने कहा, आपके जो भी डाउट्स हैं आज के इस पॉडकास्ट के बाद, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं खुद की कुंडली को लेकर, खुद के प्लैनेट्स को लेकर, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ आप हमें वो टॉपिक्स भी बताइए जो कि आप चाहते हैं कि आज के पॉडकास्ट के बाद हम गुरुजी से अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करें। तो आप मुझे बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट रेट्रोग्रेड है और आपने कितना जाना आज के पॉडकास्ट से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए और हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।